तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। स्टूडेंट फिर मैं महातांडव सीरीज लेकर आ गया हूँ। सामाजिक विज्ञान का क्लास 8वां स्टूडेंट। ठीक है, रुकने वाले हम लोग हैं नहीं। महातांडव सीरीज जितना चलेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि हम लोग को 90+ ला दें। ठीक है, क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक ये वीडियो नहीं देखें तो तुरंत इसको देखिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ। चैनल के यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में ही मिल जाएगा ना, तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा महातांडव सीरीज 2021 बोर्ड एग्जाम, वहाँ पे सभी विषयों का मिल जाएगा। लेकिन ये सामाजिक विज्ञान का देखना चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 7 तक, तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो की। ठीक है, इसको जरूर देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, एक भी क्लासेस मिस नहीं करना है आप लोगों को। और चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं और सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं क्लास 8वें वाला में। और चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट देखेंगे क्या महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं। पहले उसको आप लोग करिए, इसके बाद और सारे आगे क्वेश्चन महत्वपूर्ण देखने वाले। तो पहले बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न का सभी उत्तर आपको सभी लोगों को देना है। चलिए बताइए कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ स्टूडेंट ना, सबसे ज़्यादा IMP क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद इतना प्रैक्टिस आपको हो जाएगा कि आप जाके बस टिक करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए पहले इसका आंसर आप लोग दे दीजिए कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क को, कि काइजर विलियम प्रथम को, कि हिटलर को, कि मैक्सिनी को। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट मैं समय नहीं गवाऊंगा, तुरंत आंसर बताऊंगा, आप मैच करा लीजिएगा कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। तो ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा मैं ब्लैक पेन ले लूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, किसे? ऑटो वन बिस्मार्क को। तो पहला प्रश्न तो क्लियर कर लिया आपने बहुत ही अच्छे ढंग से, नो डाउट आपको होना चाहिए क्वेश्चन नंबर पहले में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। ये भी आंसर आप तुरंत दे देंगे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। बहुत ही सिंपल, सुभाष चंद्र बोस ने, कि चंद्रशेखर आजाद ने, कि भगत सिंह ने, कि महात्मा गांधी। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और सभी का आंसर सही आना चाहिए स्टूडेंट कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो किसने? महात्मा गांधी। हमारे महात्मा गांधी सब लोग जानते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। चलिए बताइए कि कपास की खेती के लिए इन चारों में से कौन सी मृदा उपयुक्त है। काली मृदा, कि लाल मृदा, कि जलोढ़ मृदा, कि लैटेराइट मृदा। बताइए कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए सही आंसर दीजिए। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ और इसका आंसर आप लोग मैच करा लीजिएगा। तो कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त होती है वो काली मृदा होती है स्टूडेंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए स्टूडेंट बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। दालें, मोटे अनाज, की ज्वार, तिल, की तिल। बताइए स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं तो इनमें से जो फलीदार फसल है वो दाल, क्या है, दाल है फलीदार फसल इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP प्रश्न करा रहा हूँ, सब क्लियर करते रहिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा भी क्लियर हो गया। इसमें क्या बताने की बात है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि इनमें से कौन सी रबी फसल। बताइए रबी की फसल इनमें से कौन सा है। चावल, मोटे अनाज, की चना, काला चना, की कपास। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी रबी फसल। तो रबी फसल इनमें से देखिए चना, काला चना। काला चना इनमें से क्या है, रबी की फसल है स्टूडेंट। ठीक है, काला चना। चलिए ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है वाले क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन क्लियर करके जाना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न पहला देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं किस प्रकार आप लिखेंगे। तो कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे? झारखंड राज्य में स्थित है। यह अभ्रक से संबंधित है, मतलब यहाँ अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, अभ्रक से संबंधित है। ठीक है, कोडरमा झारखंड में स्थित है। सिंपल तरीके से याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे दो खनिजों के नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखने वाले हैं इसमें कि
कि जिन खनिजों से धातु प्राप्त होते हैं, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती हैं, जिनमें चमक होती है तथा जिनको कूट पीट कर चादरों के रूप में ढाला जा सकता है और तारों के रूप में खींचा जा सकता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज वही कहला सकते हैं जो कि धातु के रूप में प्राप्त होती हैं, जिनमें चमक होती है, उन्हें पीट कर चादर के रूप में ढाला जा सकता है और उन्हें तारों के रूप में क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। वो क्या होते हैं, खनिज। जैसे आपका लोहा हुआ, सोना हुआ, इन्हें क्या किया, किसी तरह तोड़ मरोड़ का आप बढ़ा के खींच के किसी न किसी तरह चादर के रूप में कोई ना कोई आभूषण बना सकते हैं इन चीज़ों से। ठीक है, तो यह चीज़ उसे क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाइएगा इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है, तो स्टूडेंट देखिए उत्तर क्या आप लिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। तो लिखेंगे उत्तर कि किसी देश में शासन करने की शक्ति का, किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। किसी देश में शासन करने की जो शक्ति होती है और समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में जो बंटवारा सत्ता की क्या कहलाती है, साझेदारी कहलाती है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, इसको तैयार करके जाना आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा ये बोल रहा है कि गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। तो देखिए स्टूडेंट हम उत्तर देने वाले हैं कि गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। देखिए एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों, देखिए 2-3 पार्टी अगर है, दोनों 3 पार्टी मिलकर एक अगर कोई सरकार बना रहा है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर चौथा है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे आप कि वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, उसमें काम करने की क्षमता भी है किंतु फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, उसे बेरोजगारी कहते हैं। जाहिर सी बात है भाई, आप में काम करने की काबिलियत है, आप काम कर सकते हैं, फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, वही आपकी बेरोजगारी है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बयां कर दिया, आपको ये याद हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब तक हम लोग देख रहे थे अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर पहले से मुलाकात हो गई आपकी, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। चलिए अब देखते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि उन्हें उनके काम से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत के गांवों में कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर ज़रूरत से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं होता। इससे प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। इसी प्रकार शहरों में प्रच्छन्न बेरोजगारी छोटी दुकानों में तथा छोटे व्यवसायों में भी पाई जाती है स्टूडेंट। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगर कोई मिट्टी, अगर यहाँ पे मिट्टी हम खेत में खुदवा रहे हैं, आप 20 यहाँ पे मजदूर लगाए हैं, इसमें से 5 मजदूरों में गायब भी कर दूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है काम पे। ठीक है, वो काम होता ही रहेगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं। ठीक है, और इनको कोई काम भी नहीं मिल सकता है क्योंकि बेरोजगार हैं लोग। ठीक है, तो यही चीज़ है प्रच्छन्न बेरोजगारी स्टूडेंट। अपने शब्दों से भी बयां करके इसको आप अपने दिमाग से सोच कर समझ कर अपने आधार से भी इन चीज़ों को लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं आप एग्जाम में। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर पहला है, आप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार करके ही जाइएगा। अब तो याद हो गया होगा, आपके दिमाग में इमेज बन गया होगा कि हाँ ये चीज़ क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं।
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है। इसको भी हम लोग बारीकी से समझेंगे कि भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। भारत के आर्थिक विकास में जो परिवहन के साधनों का क्या महत्व है, यही हम जानने वाले हैं इस प्रश्न में। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलिए जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से। तो स्टूडेंट उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। किन किन बिंदुओं से? तो पहला बिंदु यह है, पहला हेडिंग आप डालेंगे संपर्क प्रदान करना। अब संपर्क प्रदान करना क्या होता है उसको देखेंगे। परिवहन के साधन देश की जीवन रेखाएं हैं। बिल्कुल सही बात है, जो परिवहन के साधन भाई देश की जीवन रेखाएं हैं। ये देश के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ती हैं। बिल्कुल सही। परिवहन के साधनों द्वारा ही आवश्यक वस्तुएं दूर दूर के साधनों तक पहुंचाती हैं। तब सही कह रहा है, संपर्क प्रदान करना है। देखिए ये देश से दूसरे देश से, अगर इस देश से व्यापार इस देश से हो रहा तो किस साधन से जाएगा भाई? साधन से ही तो जाएगा, चाहे वो हवाई जहाज से जाए, चाहे समुद्री यात्रा से जाए, चाहे रेलगाड़ी बस से जाए। ठीक है, तो इसी को भाई संपर्क प्रदान करना पहली हेडिंग। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप जानेंगे कि एक इस वस्तु के यहाँ वस्तु ले जाना है तो वो भी आपका किससे कारण होगा? आपका साधन से ही यह संभव हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का विकास। अब अर्थव्यवस्था का विकास हेडिंग डाल के लिखना है कि परिवहन तथा संचार के साधनों के माध्यम से, परिवहन तथा संचार के साधनों के माध्यम से उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचाता है तथा उनके तैयार उत्पाद रेल मार्गों तथा सड़कों मार्गों द्वारा ले जाते हैं। कृषि भी अधिकतर परिवहन पर निर्भर करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी हेडिंग में अर्थव्यवस्था का विकास आपने डाल के हेडिंग आपको इतना लिख देना है स्टूडेंट। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी जो हेडिंग वैश्विक गाँव। अब वैश्विक गाँव में आपको क्या लिखना है कि सक्षम एवं तीव्र गति वाले परिवहन से आज विश्व एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जाके यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता हुआ मैं इस तरह घुमा के दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आपका क्लियर होता हुआ। ठीक है, 3 हेडिंग आपको लिख देना। पहला क्या? संपर्क प्रदान करना, दूसरा अर्थव्यवस्था का विकास और तीसरा वैश्विक गाँव। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट आपको होगा। तो यह क्वेश्चन जो था वो लघु उत्तरीय का था, लेकिन अब हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग 7 नंबर लेके मानेंगे। हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं जो कि 7 नंबर का पूछा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए आप ही देख लीजिए, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था को क्यों कहे जाते हैं। देखिए उसी चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मैं तुरंत इसको उठा लिया हूँ कि इसको बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, देखते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है: स्थल, जल, वायु। बिल्कुल, स्थल से जमीन से, या तो जल से, या तो वायु से, या पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु को ले जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, संचार के स्थान के वे साधन जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है, ये दोनों ही किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं। क्योंकि पहला पॉइंट वाइज लिखिए, क्योंकि पहला पॉइंट यह है, एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। ठीक है स्टूडेंट, यह पहला पॉइंट आपको लिख देना। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट यह है कि भारत अपने विकास, आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा है। इसका कारण अच्छे परिवहन तथा संचार के साधन है। ठीक है स्टूडेंट, फिर तीसरा पॉइंट आपको लिख देना, उसी में आप नोट करते रहिए बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सकता है। और लास्ट पॉइंट आपको चौथा लिखना है कि युद्ध के समय इन साधनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इनके द्वारा सारा देश रक्षा सेनाओं की सहायता में कटिबद्ध हो जाता है। हथियारों, गोला बारूद तथा रसद पहुंचाने का काम आसान हो जाता है। अभी कोई मान लीजिए युद्ध छिड़ गया, तो युद्ध छिड़ने का कारण क्या है? तब युद्ध छिड़ गया तो वहाँ से जो भी वस्तुएं आपको, जो भी
सुरक्षा कवच है वो, आप मशीनें हैं, चाहे जो भी आपका वगैरह सामान है वो किससे जाएगा? आप जहाज़ों से जाएगा, मिसाइलें वगैरह जहाज़ से छोड़ी जाती है, सब सारी चीज़ें किससे होती है? एक साधन तो हुई है उन सारी चीज़ों को ले जाने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है, क्योंकि भाई 7 नंबर आपको देगा। समझ रहे हैं कितने नंबर? 7 नंबर स्टूडेंट आपको किसी कीमत पे देगा वह। तो देखिए इस वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्नों को देखते हुए सारे वीडियोस में बनाए होंगे ताकि सभी कवर हो जाएं क्वेश्चंस, आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए ये तो क्लास 8वां था, क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक आप जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक उसको देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। एक भी क्लास मिस नहीं करना है स्टूडेंट, समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का टारगेट है 90, 100% अचीव हो जाएगा जिस प्रकार मैं तैयारी करा रहा हूँ। अगर उस प्रकार करते हैं तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।